वीडियो के आज के इस पार्ट में हम लोग जनरली कूलम्ब्स लॉ के बारे में देखने जा रहे हैं। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में ही हमने देखा था चार्ज क्या है और उसके बीच का प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। तो उसमें हम आपको बताए हुए थे कि जो दो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो दो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ जो बात रिपल्सन और अट्रैक्शन की आ रही है तो वो एक्चुअल में है क्या, तो अट्रैक्शन और रिपल्सन जो है वो एक्चुअल में फोर्स है, ठीक है। तो अगर दो चार्जेस के बीच में रिपल्सन हो रहा है, अगर दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो किस फोर्स से हो रहा है, तो इस फोर्स को फाइंड करने का जो लॉ था वो कूलम्ब्स ने दिया और उसी को हम लोग कूलम्ब्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कूलम्ब्स लॉ कहता क्या है। तो कूलम्ब्स लॉ में सिंपल इसका स्टेटमेंट है, अगर ये हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और दोनों के बीच का अगर सेपरेशन R है ना, तो कूलम्ब्स लॉ स्टेट्स दैट कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the product of charges and inversely proportional to the square of the separation between them। मतलब है हम इसको सीधा लिख सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन दो चार्जेस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सेपरेशन का स्क्वायर का। हम जब ये दोनों को कंबाइनली लिखेंगे तो हम लिखेंगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। हम जानते हैं कि फिजिक्स में हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को लेकर आगे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं कि इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे और जब भी इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाते हैं तो इसके जगह पर एक कांस्टेंट आता है। यहाँ भी एक कांस्टेंट आएगा F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। तो ये K क्या है, तो K को हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इस K का जो वैल्यू है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसका न्यूमेरिक वैल्यू पे हम लोग अगर जाएं तो 9 × 10⁻9 होता है। अगर इसका यूनिट को देखें इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो K का यूनिट यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि K इक्वल्स टू आपका फॉर्मूला हो जाएगा FR स्क्वायर बाय Q1 Q2। कहने का मीन है कि F का हो गया आपका न्यूटन, R स्क्वायर मीटर स्क्वायर और पर कूलम स्क्वायर, तो ये K का आपका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। हम लोग अगर आगे बढ़ें तो यहीं से एक छोटा सा और भी क्वेश्चन आता है कि ये एप्सिलॉन नॉट जो है इसका डायमेंशन क्या होता है। इस एप्सिलॉन नॉट को हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है। ये क्या है इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल हम लोग थोड़ा सा इसके डायमेंशन पे मूव करेंगे क्योंकि इसका डायमेंशन बहुत बार एग्जाम में आता है। तो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या होगा उस पर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, ज़्यादा नहीं। जैसे मेरे पास फॉर्मूला आया था F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। तो F इक्वल्स टू हम वैल्यू पुट कर रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। हम एप्सिलॉन नॉट को अगर फाइंड करें तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा Q1 Q2 बाय 4 पाई FR स्क्वायर। देखो ये 4 पाई है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसका कोई डायमेंशन होता नहीं है, इसलिए इसको हम लोग छोड़ के चलेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हो जाएगा Q, चार्ज है, चार्ज का होता है 80 और फिर से चार्ज है इसलिए A2 T2 कर देंगे हम लोग। और F का आपको पता है MLT-2 और R स्क्वायर का L2। एप्सिलॉन नॉट का हो जाएगा, इसको ऊपर करेंगे तो M-1, L3 है, ऊपर जाएगा तो L-3 हो जाएगा,
A2 और T, यहाँ 2, ये भी 2 पर, ये T-2 है, ऊपर जाएगा तो ये भी +2 हो जाएगा, तो T का पावर 4 आ जाएगा। तो ये आपका डायमेंशन हो जाएगा किसका, एप्सिलॉन नॉट का। ठीक है, इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो चूंकि जो कूलम्स लॉ है वो फोर्स दे रहा है बिटवीन 2 चार्जेस का, तो और फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म को देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, जैसे मेरे पास एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज हमारे पास Q2 है, दोनों के बीच का सेपरेशन को हम R मान रहे हैं। अगर फोर्स, चूंकि हम दोनों को लाइक चार्ज माने हुए, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो दोनों के बीच में क्या होगा यहाँ पे, तो दोनों के बीच में यहाँ पे रिपल्सन होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इस पे देखें F12 यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इस पे देखेंगे तो हो जाएगा हमारा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अगर हम लोग R21 की बात करें तो R12 का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, R21 की बात करेंगे तो इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो सिंपल अगर हम लोग लिखें कि F12 इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। F21 क्या है, तो F21 हो जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। कहने का मतलब है कि फोर्स ऑन 1 पे कितना फोर्स लगाएगा, कौन, 2, इसको हम लोग F12 कहेंगे। अगर हम F12 की बात करें, इसका मतलब समझिएगा कि Q1 पे फोर्स कौन लगा रहा है, Q2। इस सिचुएशंस में ये टेस्ट के जैसा बिहेव करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये लाइक है तो इसमें रिपल्सन होगा और ये चार्ज इस तरफ मूव कर जाएगा। ठीक, उसी तरह से उसमें भी है। अगर हम लोग इसका वैल्यू की बात करें तो F12 मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखना है, तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं, के Q1 Q2 बाय R², और F12 का डायरेक्शन हमारा हो जाएगा R21। ठीक है, यूनिट वेक्टर लगा रहे हैं डायरेक्शन के लिए। नेक्स्ट इसी तरह से अगर हम लोग F21 लिखें तो हो जाएगा के Q1 Q2 बाय R² इंटू R ऑफ 1 2। आप अगर देख पा रहे हैं तो F12 और F21 में, ठीक है, F12 और F21 में मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, सिर्फ और सिर्फ दोनों का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। तो हम कह सकते हैं कि F12 जो होगा वो F21 के इक्वल होगा, बट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। यानी कि ये जो कूलम लॉ है वो हमारा न्यूटन्स का थर्ड लॉ को भी ओबे करता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी ये क्या करता है, ओबे करता है। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। हम लोग जब आगे मूव करेंगे तो अब हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं कि लिमिटेशंस क्या हैं। ठीक है, लिमिटेशंस हम लोग देखेंगे कि कूलम्स लॉ का क्या लिमिटेशन है, मतलब है कि कूलम्स लॉ कहाँ पे वैलिड नहीं होगा। लिमिटेशंस ऑफ कूलम लॉ, तो इसका 2-3 कंडीशंस है। सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि चार्ज जो है वो मस्ट बी एट रेस्ट। ठीक है, चार्ज जो है वो रेस्ट में होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है कि चार्ज जो है वो पॉइंट साइज का होना चाहिए। सॉरी, हम लोग लिखेंगे इट वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, इट वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। और थर्ड जो है कि जो सेपरेशन हम लोग ले रहे हैं, सेपरेशन बिटवीन 2 चार्ज मस्ट बी ग्रेटर देन न्यूक्लियस, मतलब कि जो सेपरेशन होगा 2 चार्ज के बीच का वो हमारा न्यूक्लियस के साइज से ग्रेटर होगा, तभी ये वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। सिंपल न्यूटन्स बोल रहे कूलम्स लॉ का 3 लिमिटेशंस हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहला लिमिटेशंस है कि चार्ज जो है वो रेस्ट में होना चाहिए। ठीक है, चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट। सेकेंड जो है कि कूलम्स लॉ जो वैलिड है वो वैलिड है आपका पॉइंट चार्ज के लिए। और थर्ड जो है कि उसके जो चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है वो
न्यूक्लियस साइज से बड़ा होना चाहिए, तभी ये वैलिड होगा, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगा। अगर हम लोग आगे मूव करें, हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन की ओर जब बढ़ते हैं, सॉरी क्वेश्चन से पहले एक और भी टर्म है कि हम लोग 1 कूलम को यहाँ पे डिफाइन करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 1 कूलम जो है वो हमारा कूलम जो है वो चार्ज का एसआई यूनिट है। तो यहाँ से हमको डिफाइन करना होता है 1 कूलम कि 1 कूलम एक्चुअल में है क्या। तो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे इसके फार्मूला से। जैसे हमारे पास आया F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, हमको लाना है 1 कूलम। हम क्या करेंगे, Q1 बराबर Q2 बराबर इसको 1 कूलम करेंगे, साथ ही साथ हम R को भी 1 मीटर ले लें। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा F इक्वल्स टू के, यानी कि F इक्वल्स टू के का वैल्यू हमारे पास 9 टू 10 टू पावर 9। ठीक है, तो सिंपल हम लोग कह सकते हैं कि 1 कूलम इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज, 1 कूलम इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज दैट repel equal and similar charge with a force of 9 into 10 to the power 9 न्यूटन। सिंपल हम कहेंगे कि 1 कूलम वह चार्ज है जो क्या कर रहा है, इक्वल चार्ज को रिपेल करता है। कितना फोर्स से, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन के फोर्स से अगर रिपेल कर रहा है तो उसको हम लोग 1 कूलम चार्ज कहेंगे। नेक्स्ट एक और भी टर्म है, और वो टर्म है हमारा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखते हैं क्या होता है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी भी कहेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी, यानी इसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपल है ये कि अगर हम 2 चार्ज को किसी 2 मीडियम में रखेंगे, एक मीडियम हमारा वैक्यूम होगा और दूसरा कोई मीडियम होगा, तो वहां पे जो फोर्स का रेशियो आएगा उसी को हम लोग डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। सिंपली अगर हम डिफाइन करें तो इट इज द रेशियो ऑफ फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम टू चार्जेस इन एनी मीडियम। कहने का मतलब है कि ये क्या है, रेशियो है किसका, फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस का। जब चार्ज को हम लोग एक बार वैक्यूम में रख रहे हैं और एक बार हम लोग किसी मीडियम में रखेंगे, तो हम लोग के को सिंपली डिफाइन करेंगे एफ इन वैक्यूम डिवाइडिंग बाय एफ इन एनी मीडियम। के इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, एफ लगा दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर बाय कोई मीडियम ले रहे हैं जिसका हम लोग परमिटिविटी को एप्सिलॉन मानेंगे, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। तो K इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। हर एक मीडियम का परमिटिविटी अलग अलग होता है। जैसे वैक्यूम के लिए अगर हम लोग बात करें तो वैक्यूम का 1 होता है। हम लोग वाटर की बात करेंगे तो वाटर का 80 होता है। ठीक है, वैक्यूम बोलिए चाहे ड्राई एयर बोलिए, दोनों का मीन सेम है, उसका 1 होता है और वाटर का 80 होता है। ठीक है, अब हम लोग सिंपली मूव करेंगे कुछ क्वेश्चंस के तरफ। तो क्वेश्चन आपके पास है, 2-3 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन आपके पास है कि व्हाट इज द फोर्स, क्वेश्चन भी लिख दे रहे हैं ताकि क्लियरिफाई हो पाए। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर having charges of 2 into 10 power minus 7 coulomb and 3 into 10 power minus 7 coulomb
placed 30 सेंटीमीटर apart in air। देखिए हम लोग कूलम्स लॉ के हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि गिवन क्या क्या है। तो गिवन की अगर हम बात करें तो Q1 आपके पास दिया हुआ है 2 × 10⁻⁷ कूलम, Q2 आपके पास है 3 × 10⁻⁷ कूलम, और R जो है वो आपका दे दिया 30 सेंटीमीटर। याद रखिएगा जब भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सब जो भी क्वांटिटीज दिए हुए हैं सबका वैल्यू हम लोग SI सिस्टम में लेंगे। तो ये चूंकि सेंटीमीटर में है तो ये SI में नहीं है, तो इसको हम लोग SI में चेंज करेंगे, लिखेंगे 30 × 10⁻⁻² मीटर। अब हम जान रहे हैं कि हमारे पास फ्रॉम कूलम्स लॉ है F = K Q1 Q2/R²। सॉल्व करेंगे, K का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 हमारे पास है 2 × 10⁻⁷ इंटू Q2 हमारे पास है 3 × 10⁻⁷ डिवाइडिंग बाय R² 30 × 10⁻² का स्क्वायर। यहाँ से सेट करते जाएंगे 9 × 2 × 3 × 10 का पावर, देखो 7 7 14 में 9 गया -5 डिवाइडिंग बाय ये हो जाएगा हमारा 900 × 10⁻⁻4। ये 2 जीरो से इसको कैंसिल करेंगे तो ये -2 कर देंगे इसको, ठीक है। अब ये 9 से 9 गया तो F = 3 2 जा 6 × 10⁻⁻5 -2 ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा तो -3 न्यूटन। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ फ्री पिथ बॉल of a pith ball A of 8 gram carries a positive charge of 5 × 10⁻⁸ coulomb. What must be the nature and magnitude of charge that should be given to a second pith ball be fixed 5 centimeter below the former so that the upper ball is stationary। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, सिंपल सा क्वेश्चन है कि अ फ्री पिथ बॉल ए ऑफ 8 ग्राम कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ, मानते हैं एक बॉल हमारे पास है ये ए, ये पॉजिटिव है, इसका मास दे दिया है कितना तो 8 ग्राम, और इस पर चार्ज जो है वो है हमारा 5 × 10⁻⁸ कूलम। बोलता है व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज दैट शुड बी गिवन टू अ सेकंड पिथ बॉल बी फिक्स 5 सेंटीमीटर बिलो। अब इससे हम 5 सेंटीमीटर नीचे दूसरा बॉल को हम बी रख रहे हैं, तो सबसे पहले पूछता है कि इसका नेचर क्या होगा और इस पर चार्ज क्या होगा, ताकि ये जो बॉल है ये नीचे नहीं आना चाहिए। आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे तो ग्रेविटेशनल पुल के कारण ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो सबसे पहले इसको नीचे नहीं लाना है, तो नीचे नहीं लाना मतलब इसको ऊपर ही रखना है। तो यहाँ से अगर सिंपल सी बात है कि हम इसके बीच में क्या करवाएंगे, रिपल्सन करवाएंगे। तो रिपल्सन करवाएंगे तो ये बॉल नीचे नहीं आएगा। इसका मतलब है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो बी का भी जो नेचर होगा वो पॉजिटिव ही होगा। अब दूसरा बात है नेचर पता चल गया, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या है वो पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे ये
जो बॉल है वो किस फोर्स से नीचे आएगा, तो वो ग्रेविटी के कारण नीचे आएगा, ये अपने वेट के कारण नीचे आएगा। अब इसको हमको रखना है ऊपर में, तो जिस फोर्स से ये नीचे आ रहा है उतना ही फोर्स से हम इसको क्या करेंगे, ऊपर पुश करेंगे। तो दोनों के बीच का जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, कूलम्ब फोर्स होगा, वो हमारा इसके वेट के इक्वल होगा, तब जाके ये बॉल जो है वो स्टेशनरी रहेगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, हम लोग सिंपल लिखें कि इसका जो वेट होगा, मतलब वेट जो होगा फर्स्ट का वेट mg, वो हमारा मस्ट इक्वल होगा किसके बराबर, तो कूलम्ब फोर्स के बराबर, यानी k q1 q2 बाय आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, m आपका दिया हुआ है 8 ग्राम, तो 8 × 10⁻³ ये kg में कन्वर्ट किए, ये 10 हो जाएगा। k का वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻9 इंटू q1 भी आपके पास है 5 है, 5 × 10⁻8 इंटू Q2 हमको निकालना है, और R आपका दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 × 10⁻² का स्क्वायर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर देंगे। हमको Q2 निकालना है, Q2 को हम एक साइड करेंगे, बाकी देखिए हो जाएगा 8 × 10⁻² करेंगे, ये 10 चला गया, इंटू इसको सीधा यहाँ पे लाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 जो होता है 25 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडिंग बाय, इसको उठा के नीचे लाइए तो 9 × 5 इंटू 10 का पावर हो जाएगा, 9 में से 8 गया तो 1, तो Q2 इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कटेगा ये 5 से काटिए, 5 5 जा 8 5 जा 40 बाय 9 इंटू 10 इंटू 10 का पावर -6, 2 और 4 -6। ठीक है, यहाँ से अच्छा ये 10 बच गया, 9 × 10⁻⁻6। ठीक है, तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कटेगा, और आपका आ जाएगा Q2 इक्वल्स टू 4/9 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्ब। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। कहता है अ पार्टिकल ऑफ मास m and carrying charge -q1 is moving around a charge +q2 along a circular path of radius r. Prove that the period of revolution of charge -q1 about +q2 is given by t equals to √16 pi cube epsilon naught m r cube dividing by q1 q2। देखिए क्या बोल रहा है, कहता है पार्टिकल ऑफ मास m एंड कैरिंग चार्ज -q1 इज मूविंग अराउंड चार्ज +q2। ये हमारा +q2 चार्ज है, और इसके राउंड में r रेडियस के सर्कुलर पाथ में एक दूसरा हमारा चार्ज जो है वो -q1 ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो हमसे ये पूछ रहा, प्रूफ करने को बोल रहा है कि प्रूव दैट द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, कि ये जो चार्ज -q1 है इसका जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होगा वो होगा आपका 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट m r क्यूब बाई q1 q2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो वहां पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, और दूसरा जो फोर्स होगा ये हमारा दोनों चार्ज के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो चूंकि दोनों ही चार्ज जो है वो अपोजिट नेचर का है,
अब ये रेवोल्यूशन तभी पॉसिबल होगा जब हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स और जो कूलम्ब फोर्स है वो दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। आइए देखते हैं। तो सिंपली हम लिखेंगे एफसी सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू एफसी कोलम्बियन फोर्स, और यहाँ से हम सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू होता है mv स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाएगा k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, एक r कैंसिल होगा। यहाँ से हम v स्क्वायर का अगर वैल्यू देखें हो जाएगा k Q1 Q2 बाय m। अगर हम v स्क्वायर की बात करें तो k का वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा Q1 Q2 बाय m। ये v स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास आ गया। अब चूंकि हम लोग टाइम पीरियड देखेंगे तो आपको पता है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। चूंकि यहाँ सर्कुलर पाथ के केस में जो डिस्टेंस होगा इसका वो इसका सरकमफेरेंस होगा, तो 2 पाई आर बाई भी हो जाएगा। हमारे पास v स्क्वायर का वैल्यू है तो हम एक काम करते हैं, सीधा इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर इक्वल्स टू हम क्या करने जा रहे हैं, जो वी स्क्वायर है इस वी स्क्वायर का वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडिंग बाई वी स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास है Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m। देखिए होगा क्या, कुछ और छूट रहा है क्या, यहाँ पे r भी होगा, ठीक है, ये r छूट गया है ये वाला। अब क्या होगा कि ये 4 टर्म है, 4 टर्म ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 4 4 जा 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट m r क्यूब डिवाइडिंग बाय Q1 Q2। तो t इक्वल्स टू में लिखेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट m r क्यूब डिवाइडिंग बाय Q1 Q2, और ये है हमारा प्रूफ। ठीक है, इस वीडियो के इस पार्ट में हम इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिर से क्वेश्चंस पे ही देखेंगे और आगे का नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।